हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। चलिए भाई, जो भी बच्चे लाइव हैं एक बार जरा आप सब लोग कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। तो बच्चा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी जरूरी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। तो होपफुली आपका कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है, सब कुछ ऑल ओके है। चलिए भाई, ऑल ओके है तो भाई हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, है ना। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ बच्चा आपके क्या क्या बीमारियां होती हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये सब हम आपका कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों को ना यही डिफरेंस नहीं पता होता है कि रेस्पिरेशन में और आपके श्वसन में क्या अंतर होता है ना। बच्चों को जो है आपका यही डिफरेंस नहीं पता होता कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों एक अलग प्रोसेस होते हैं। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों एक अलग प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले आप ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस समझिए। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक आपका फिजिकल प्रोसेस है ना। जस्ट एयर को इनहेल करना, एयर को एक्सहेल करना। एक और गलती बच्चे करते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं कि हम एयर को नहीं, हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो हम ऑक्सीजन को इनटेक नहीं करते हैं, आप आगे से सही बोलेंगे कि हम एयर को इनहेल करते हैं। एयर को इनहेल करते हैं यानी हवा को अपने अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है। हवा को हम अपने अंदर लेकर जाते हैं और एयर को ही एक्सहेल करते हैं। और एयर को ही क्या करते हैं बच्चा? आपकी एक्सहेल करते हैं, यानी हम हवा को ही बाहर छोड़ते हैं। यानी हम हवा को ही क्या करते हैं बच्चा? आपकी बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। एयर को ही हम लोग इनहेल करते हैं और मैम एयर को ही हम लोग एक्सहेल करते हैं। तो ये जो सिंपल एयर का इनहेल करना और एक्सहेल करना, ये क्या कहलाता है बच्चा? आपका ब्रीदिंग कहलाता है, जो एक फिजिकल प्रोसेस है। मैम यही तो रेस्पिरेशन भी होता है, दोनों सेम चीजें ही तो है, रेस्पिरेशन भी तो यही है। नहीं, रेस्पिरेशन ये नहीं होता है। ये यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखोगे इस वीडियो के अंदर आपके एयर जो है अंदर जा रही है ना। एयर हम आंखों से नहीं देखते हैं, लेकिन मेरे को एक एक वीडियो सर्च करने में ये बहुत मेहनत लगती है। मैं सही बता रही हूँ, कई बार मेरे को एक एक वीडियो सर्च करने में आधा आधा घंटा लगता है, पिक्चर सर्च करने में, क्योंकि मुझे रिलीवेंट चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं, मुझे रिलीवेंट चीज़ें लेके आनी पड़ती हैं, जिससे बच्चे को दिमाग में पिक्चर की तरह सारी चीज़ें आपके सेट हो जाएं, है ना। कई बार रात के 2-2 3-3 बज जाते हैं पीपीटी बनाते हुए, है ना, क्योंकि जो टाइपिस्ट होते हैं ना वो बस वो ये हिंदी इंग्लिश टाइप करने वाला काम करते हैं। ये सारा काम हमारा ही होता है, किस क्वेश्चन में कैसे एक्सप्लेनेशन करना है, क्या क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारी तो बैकएंड पे मेहनत हमारी होती है ना। तो भाई ये जो आपका यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि एयर को इनहेल किया है, जैसे ही हमने एयर को इनहेल किया तो हमारी बॉडी में क्या होता है? देखो, ध्यान से देखो, लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं, यानी लंग्स आपके फूल रहे हैं। और जब एयर को आप क्या करते हो? एक्सहेल करते हो, छोड़ते हो, तो लंग्स फिर सिकुड़ जाते हैं, फिर एयर अंदर जाती है, फिर फूलते हैं, फिर छोड़ देते हो, फिर सिकुड़ जाते हैं, है ना। तो ये फिजिकल प्रोसेस आपका है। लेकिन जैसे ही एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है, अब ये एयर हमारे लिए क्यों जरूरी है? ये एयर हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि इस एयर में छुपी हुई होती है ऑक्सीजन, जो हमारे लिए जीवनदायी है। जो हमारे लिए क्या है मैम? हमारे लिए जीवनदायी है। और यही बच्चा ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन आपकी कहाँ पहुंचेगी? हमारी हर एक सेल तक पहुंचेगी। और वो सेल तक पहुंचाने का कार्य किसका है? वो हर एक सेल तक पहुंचाने का कार्य किसका है? मैम ये तो ऑक्सीजन को अपने आप रास्ता बनाना पड़ेगा। नहीं, ब्लड वाले चैप्टर में मैंने तुम्हें बताया था कि हर एक सेल तक पहुंचाने का काम, यानी हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? मैम ब्लड का होता है। लेकिन हमारे पास जरिया तो एक ही है ना ऑक्सीजन को अंदर लेके जाने का। भाई अगर तुम ये बोलो ये मेरी स्किन है ना, यहाँ पर पोर्स है, लेकिन यहाँ से मेरी ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकती। ऑक्सीजन अंदर कहाँ से जाएगी? या तो नाक से जाएगी या मुंह से जाएगी। और नाक और मुंह से ऑक्सीजन किसके पास जा रही है? लंग्स के पास जा रही है। दैट्स मीन कि हमारी बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, क्या होती है बच्चा? जो आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, एक जैव रसायन क्रिया होती है, एक जैव रसायन क्रिया होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मैम? उसको कहा जाता है रेस्पिरेशन यानी श्वसन।
उसको हम क्या बोलते हैं मैम, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं यानी श्वसन बोलते हैं। उसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं यानी श्वसन बोलते हैं। अब समझ आया? तो एयर एक्सेल इनहेल वो ये क्या है मैम, ये है हमारा ब्रीदिंग। ये है ब्रीदिंग यानी सिंपल सांस लेना। ये है ब्रीदिंग यानी सिंपल आपका सांस लेना, जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन इज व्हाट, हमारी बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। उसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं यानी उसको हम लोग श्वसन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम होता है हमारे शरीर में, और कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके बनाते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र ही तो है हमारे शरीर में जो रेस्पिरेशन यानी श्वसन कराएगा। ये बायोकेमिकल रिएक्शन कैसे होती है यही तो पढ़ना है हमें चैप्टर में। अब मैम आपने रेस्पिरेशन जैसी कोई टर्म हमें कोशिका वाली क्लास में भी बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी कोशिकाओं में होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन। क्या होता है बच्चा आपका? कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन। अब ये कोशिकीय श्वसन ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, है ना। हमारे शरीर में क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे मान लीजिए न्यूट्रिएंट में हमने कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज खाया, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। हमारी बॉडी में टिपिकली ये जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी और एटीपी में टूटता है, और यही तो वो एटीपी है जिससे हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। यानी इसी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल यानी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसको कहा जाता है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं? तो आप आंसर लगाएंगे कि मैम कोशिका की ऊर्जा मुद्रा हम लोग किसको बोलते हैं? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो ऑलरेडी मैं आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये जो रेस्पिरेशन है ये होता है आपका दो तरह का। मेजर जो है ये आपका मेनली दो ही पार्ट में डिवाइड होता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय और अवायवीय श्वसन। एरोबिक रेस्पिरेशन जहां एयर अच्छी खासी हो यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, या तो ऑप्शन में एयर देगा या ऑक्सीजन देगा। और एनएरोबिक अवायवीय जहां ऑक्सीजन बहुत कम हो, ना के बराबर, या हवा हो ही ना, या फिर बच्चा आपकी हवा हो ही ना। अब एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इतना बड़ा जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था ये एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है कि भाई क्या हम बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं? नहीं मैम, हम बिना ऑक्सीजन के सरवाइव नहीं कर सकते। तो हम कैसा रेस्पिरेशन करते हैं, हम कैसा श्वसन करते हैं? मैम हम वायवीय श्वसन करते हैं। मैम हम वायवीय श्वसन करते हैं। इसके अलावा एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बच्चा यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट है जैसे कि ग्लूकोज, अगर ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन है ही नहीं, तो देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं टूटेगा, जैसे हमारी बॉडी में भी होता है मसल सेल्स में, है ना। मांसपेशियों की जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे आपको एग्जांपल बताती हूँ, आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते और आपने एक्सरसाइज कर ली, भाई जैसे मान लिया कि मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जो ऑलरेडी सच में बढ़ रहा है ना। तो अब मान लिया मुझे लग रहा है कि भाई मेरा आर्म्स वाला जो सेक्शन है ये बहुत ब्रॉड होता जा रहा है, ये बहुत फैट यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है ना, जो सच में भी हो रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, इन सब की मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू करी, ठीक है, मैंने पुलअप वगैरह करना शुरू किया। अब इसमें क्या हुआ कि अगले 2 दिन तक मेरी बॉडी में, मेरे हाथों में इतना ज्यादा दर्द रहा कि भाई वो फिर कुछ एक्सरसाइज हो ही नहीं पाई, फिर बस सिंपल वॉक कर पाई, जॉगिंग कर पाई, यही एक्सरसाइज हो पाई। क्यों? क्योंकि रेगुलर तो मेरे हाथों को इतनी एक्सरसाइज करने की आदत है नहीं, है ना। तो यानी मेरी जो बॉडी है वो रेस्ट में जा चुकी है कि भाई यहाँ पर जो है उतना काम नहीं करना है जितना पहले किया करते थे, और अब बॉडी एज बढ़ रही है, हॉर्मोन्स बहुत सारे चेंज हो रहे हैं। सो दैट्स वाई क्या होता है, धीरे धीरे बॉडी में जो है सेल्स जो है वो एक तरह से, मतलब एक तरह से थोड़ी सी हम बोलना शुरू कर देते हैं कि ओल्ड एज, है ना, उनकी जो उम्र है वो बढ़ती जा रही है। अब रेगुलर बॉडी को काम करने की आदत नहीं है, मैंने एक्सरसाइज करी, 2 दिन तक दर्द हुआ। वो दर्द क्यों हुआ? वो दर्द इसी लैक्टिक एसिड के कारण होता है। वो दर्द इसी लैक्टिक एसिड के कारण होता है क्योंकि मेरी मसल्स के अंदर ना उतना आपका ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता जितने की जरूरत है ना। अब एक्सरसाइज हो रही है तो बॉडी क्या बोल रही है,
कि भाई मसल फटीग होगा, ये मसल्स को काम करवा रहे हैं बंदे ना, ये मसल को काम करवा रहे हैं, ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन दो। बॉडी बोलेगी रोज तो नहीं चाहिए तुमको इतना ऑक्सीजन, मैं कहाँ से लाऊं आज इतना, अचानक से बना थोड़ी ना दूंगी मैं ऑक्सीजन। तो क्या होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो फिर हमको बॉडी फटीग जिसको हम बोलते हैं ना, जो दर्द होता है शरीर में, वो उसी वजह से होता है क्योंकि जैसे ही ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में इकट्ठा होना शुरू होता है, भाई ज्यादा काम करा, ज्यादा लैक्टिक एसिड बना, तो ये ज्यादा लैक्टिक एसिड बना जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर आपकी थकावट यानी दर्द होता है। लैक्टिक एसिड बनता है और साथ में क्या बनता है बच्चा, एटीपी। साथ में क्या बनता है बच्चा आपका, एटीपी। चलिए, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिनको पूरा एकदम लिखी हुई लैंग्वेज आप लोग बोलते हो ना बहुत बार, तो एरोबिक एनएरोबिक यानी वायवीय अवायवीय। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में बच्चा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि थोड़े से बड़े हो जाइए और ये समझिए कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं। एक और चीज बता देती हूँ, वैसे तो देखो बहुत ही हम लोग श्योर हैं कि आपकी कोई कैंसिलेशन ना हो, किसी भी टीचर के घर में कोई इमरजेंसी है तभी क्लासेस रिशेड्यूल हो रही हैं आपकी। अगर आपको ऐसा लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिली है, तो वो कोई पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं है बच्चा, हमें उसी दिन रिकॉर्डिंग करके देनी होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 महीने पहले कोई रिकॉर्डिंग, 2 महीने पहले मैं ऑब्वियसली भाई जुड़ी हुई भी नहीं थी, सिंपल सी बात है, तो ऐसा अलाउड ही नहीं है। अगर आप ये सोचो कि भाई कोई टीचर ने 2 महीने पहले 4 महीने पहले ऐसे रिकॉर्डिंग, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमें कभी रिकॉर्डिंग किसी भी टीचर की आपको लग रहा है कि भाई आज हमें रिकॉर्डिंग मिल रही है, तो ये हमारी प्रायोरिटी होती है कि भाई शाम को मुझे बच्चे को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है, बीमार है मेरा बच्चा या मैं बीमार हूँ, मुझे शाम को डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाना है, या मेरा कोई रूटीन चेकअप होता है जिसको मुझे दिखाने जाना ही होता है, एक डेट फिक्स है उसकी, है ना। ऐसे करके हर किसी की देखो फैमिली में मम्मी पापा हैं, हमारे मम्मी पापा ऑब्वियसली जवान तो है नहीं ना, अब तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जैसे आपकी होती है। हम रोज आपको बोलते हैं कि भाई अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ो, अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ दो, तो हमारे पेरेंट्स भी हमसे उम्मीद करते होंगे ना कि हमारे बच्चे भी हमारे लिए कुछ करे, हमें थोड़ी एक अच्छी लाइफ दे, है ना। उनका हमें हमारे साथ बैठना भी शायद हमें बहुत अच्छा लगता होगा, तो वो साथ बैठना तो हम उनको वैसे भी नहीं दे पाते हैं क्योंकि सारा दिन क्लासेस ही होती हैं। तो कभी भी इन सब चीजों को नेगेटिव नहीं लेना है। आप ये सोचो कि हमारे टीचर हमारे लिए इतने डेडिकेटेड हैं कि वो चाहे कैसे भी बैलेंस करें लेकिन आपकी क्लास मिस नहीं होने देते हैं। बहुत क्लियर फंडा है। मैं हमेशा से, मेरे को 6 साल हो गए ऑनलाइन पढ़ाते हुए और 8 साल हो गए हैं टोटल मतलब टीचिंग करते हुए। भाई 6 साल में मेरी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि मेरी कोई क्लास हटे ना, है ना। मैं बहुत मतलब जैसे मान लिया कि अब जैसे मान लो कि भाई मुझे पता है कि अगले महीने जैसे मान लेते हैं कि भाई किसी के घर में शादी है ना, तो मैं एडवांस में ही उसकी तैयारी में लग जाती हूँ कि अच्छा ठीक है मेरी यूट्यूब पर इतनी क्लासेस है, मिस नहीं होनी चाहिए, मेरी पेड में इतनी क्लासेस है, मिस नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है ना रिकॉर्डिंग है, तो उसको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेना है। आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है ना, आपको ये सोचना है कि क्लास कैंसिल नहीं करी, आपके टीचर ने टॉपिक कंप्लीट कराया है, डिटेल में कराया है आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप बस बड़े हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे, तो देखो ये चीजें समझने में तुम्हें आसानी हो जाएगी। वायवीय और अवायवीय श्वसन आपका। एरोबिक रेस्पिरेशन अभी बताया था, रिक्वायर ऑक्सीजन, O2 की जरूरत होती है, प्रोड्यूस एटीपी। और मेन साइट क्या होती है इसकी मैम, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका। एनएरोबिक रेस्पिरेशन अवायवीय श्वसन क्या होता है, हैपन विदाउट ऑक्सीजन, अभी बताया था ना बिना ऑक्सीजन के। लेस एफिशिएंट, प्रोड्यूस लेस एटीपी, है ना। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन यीस्ट, जैसे आपका अल्कोहल जो बनती है ना, जो फर्मेंटेशन से हम लोग बनाते हैं अल्कोहल, वो किसका एग्जाम्पल होता है मैम, वो भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहां पर या तो ये आपको बोलेगा कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में या तो अल्कोहल बनेगा या लैक्टिक एसिड, दोनों में से कुछ भी आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड। ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा आपका, अब देखो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। आप लोगों को आदत है ना कि थोड़ा और डिटेल। तो देखो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है भाई, हमारे पास न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, हम रेस्पिरेशन में आसान रहता है समझने में, ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है।
6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब चाहे तो एरोबिक रेस्पिरेशन है या एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाना कि ये वायवीय है, ये अवायवीय है। तो एक प्रोसेस तो कॉमन होगा ही होगा। अगर ग्लूकोज है तो वो 6 ग्लूकोज 3 कार्बन में, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 3 में टूटेगा ही टूटेगा, और इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, जहां 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 3 कार्बन में टूटेगा ही टूटेगा। अब मान लीजिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, अवायवीय श्वसन है, तो ये जो आपका 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वैसे ये रिएक्शन आपकी साइटोप्लाज्म में ही होती है, ये वाली जो आपकी है ना, इस ग्लाइकोलिसिस वाली एनारोबिक के लिए साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य, ठीक है। और जो एरोबिक वाली है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जो मैंने अभी बताया था सूत्रकणिका में। वैसे सूत्रकणिका लिखा हुआ नहीं मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही मिलता है। अब होगा क्या, अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो देखो फर्मेंटेशन में जाएगा। किस में जाएगा मैम, ये फर्मेंटेशन में जाएगा, यानी किण्वन में जाएगा। किस में जाएगा मैम, किण्वन में जाएगा, ठीक है। ये किस में जाएगा मैम, किण्वन में जाएगा। और किण्वन में जाने के बाद में 2 चांसेस हैं, या तो लैक्टिक एसिड जो मैंने अभी बताया था, या फिर अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, वायवीय श्वसन में होता है क्रैब साइकिल। क्या होता है, क्रैब साइकिल, जो याद कीजिए मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को बच्चा बताया था कहाँ पर, सेल वाले चैप्टर में, कि क्रैब साइकिल होती है, और क्रैब साइकिल में बहुत बड़ी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और यही इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन या स्थानांतरण किसका जिम्मेदार होता है, एटीपी का। इसी के ट्रांसफॉर्मेशन में या ट्रांसपोर्टेशन में क्या बनती है, एटीपी बनती है, जिससे हम जिंदा रह पाते हैं, तो एक तरह से सेल वाला चैप्टर भी आपका, माइटोकॉन्ड्रिया वाला तो पूरा सेक्शन जो है बच्चा वो आपका यहाँ पर रिवाइज ही हो रहा है। तो देखो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस किसका, ग्लूकोज का, पायरुविक एसिड बन रहा है, जिसमें बहुत बार हर समय नहीं 2 एटीपी रिलीज होती हैं। फिर किसके पास जाती है, आपका न्यूट्रिएंट यानी पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। यहाँ क्रैब साइकिल होती है, जो डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। क्रैब साइकिल में बहुत बड़ी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसके चलते हुए ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और आपकी 36 एटीपी बनती है। मैंने बोला था ना 32 से लेकर 36 आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो टोटल कितनी बनी मैम, टोटल बनी 38 एटीपी, 2 यहाँ बनी थी और 36 आपकी यहाँ बन गई हैं, तो टोटल हो गई आपकी कितनी, 38 एटीपी। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि इस आपकी रिएक्शन के अंदर ये बहुत सारी एनर्जी हमारी खर्च भी हो जाती है। तो 32 से लेकर 36 या 32 से लेकर 38 आपको ऑप्शन में मिल सकता है बहुत बार। हालांकि सही आंसर 38 ही होता है, लेकिन फिर भी आपका एग्जामिनर बहुत बार इस तरह से ऑप्शन आपको दे सकता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप याद रखेंगे, आरती मैम ने बताया था 2 एटीपी यहाँ बनती हैं, 36 यहाँ बनती हैं, टोटल हो गई 38। लेकिन एग्जामिनर या तो ये देगा या 38 देगा या ये रेंज देगा, तो वो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एग्जामिनर की, क्या क्या क्वेश्चन वो सोच सकता है। देखो हमारी मेहनत इसी चीज पर लगती है। मैं क्यों अगर मान लो कोई दिल्ली पुलिस का भी पेपर हुआ है ना भाई, मैं उसको उठा के पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ जीके जीएस में साइंस में क्या पूछा गया है, और अगर मुझे लगा कि मेरे ये नोट्स में ऐड नहीं है, ये ऑप्शन भी नए ऐड किए हैं एग्जामिनर ने, तो मैं बच्चों को बताती हूँ, डिस्कस करती हूँ उनसे कि ये चांसेस हैं। अब देखो जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है, जो सीरियस है, वो डेफिनेटली इस चीज को बच्चा आपके अडॉप्ट कर लेते हैं, और जो नहीं है तो फिर वो क्या करें भाई, उनका तो देखो कोई सोल्यूशन नहीं है ना हमारे पास में। चलिए, सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन, अभी तो हम कोशिका में ही घूम रहे हैं, अभी तो लंग्स पे आए ही नहीं है। कोशिकीय श्वसन, ठीक है, तो साइट आपकी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है,
ठीक है, पहले साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन में टूटेगा, पहले साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन में टूटेगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल्स, इन सब के अंदर क्या होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, जो मैं ऑलरेडी कई बार आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। एनएरोबिक रेस्पिरेशन बता चुकी हूँ, कोशिका द्रव्य में होता है। हमारे अंदर मसल सेल, मांसपेशियों वाली कोशिकाओं में, मांसपेशीय कोशिकाओं में हमारी बॉडी में होता है। और पौधों में पूछा जाता है कि पौधों में एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो आप आंसर लगाएंगे बीज में। भाई बीज देखा है ना, मिट्टी के अंदर कितनी कम ऑक्सीजन होती है, लेकिन उसको भी यूज करके वो बाहर निकल जाता है ना, वो जर्मिनेट हो जाता है। तो ये क्या होता है बच्चा, आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ब्रीदिंग भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एयर इनहेल, एयर एक्सहेल, लेकिन कितना। भाई एयर में तो बहुत सारी गैसेस है ना, 90 नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड मात्र 0.04%, और इसके अलावा में होती हैं अदर्स यानी अन्य। अब देखो नाइट्रोजन जैसी हमारी बॉडी में जाती है ना, लगभग ऐसी बाहर निकलती है। ये भी कुछ किताबों में 76 लिखा हुआ मिल सकता है, बता देती हूँ। कई बार एग्जामिनर बोलता है जाती 78 है, बाहर निकलती है 76। बाई चांस अगर दे दे तो आपको याद रखना होगा, अदरवाइज वो गलत होता है ऑप्शन। नाइट्रोजन जैसी जाती है वैसे ही हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है। ऑक्सीजन जाती तो 21 है, लेकिन बाहर निकलती है मात्र 16%, यानी 4 से 5% हमारी बॉडी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड 4 से 5% निकलती है, और इसके अलावा में होती है आपकी अदर्स। इसके अलावा में बच्चा क्या होती हैं, आपकी अदर्स होती हैं। चलिए, किसके अंदर क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, भाई फेवरेट है ये एग्जामिनर का, है ना। मैं स्टार बना देती हूँ, रिवीजन में जरूर रिवाइज करना कि किसके अंदर क्या रेस्पिरेटरी अंग होता है, श्वसन अंग किसके अंदर क्या है। यहां से बहुत आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो फिश जिनको पीसेस कहा जाता है, फिश जिनको पीसेस कहा जाता है, मछलियों को फिश नहीं लिखा मिलेगा किताबों में, पीसेस लिखा हुआ मिलता है। गिल्स यानी गलफड़ों से सांस लेते हैं। बर्ड्स जिनको एविस कहा जाता है, बर्ड्स जिनको एविस कहा जाता है, लंग्स फेफड़ों से सांस लेते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछे गए हैं कि फिश अगर पीसेस से संबंधित है तो बताइए बर्ड्स किससे संबंधित है। तो इसलिए मैंने आपकी यहाँ पर दोनों फॉर्म लिखी हुई है। एम्फीबियन यानी उभयचर, अब उभयचर को समझना जरूरी है। उभयचर जब जमीन पर होते हैं, जब जमीन पर होते हैं तो लंग्स यानी फेफड़ों से सांस लेते हैं, जब पानी में होते हैं तो गलफड़ों से सांस लेते हैं, और जब आपके हाइबरनेशन में होते हैं, हाइबरनेशन में होते हैं यानी सोने की प्रक्रिया में। हाइबरनेशन किसी भी जीव की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव कई महीनों तक लगातार रेस्ट की कंडीशन में चला जाता है, जिसको हाइबरनेशन बोलते हैं। जैसे सर्दियों में तुमको कभी भी मेंढक नहीं दिखेंगे, पूरी सर्दी तुम्हें मेंढक, छिपकली, सांप कुछ नहीं दिख सकता, क्योंकि ये सारे जीव हाइबरनेशन में चले जाते हैं, रेस्ट की कंडीशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम रेस्ट करते हैं, जिससे कि ताकि ये अपनी बॉडी को जिंदा रख सकें, खुद को सरवाइव करवा सकें। तो एम्फीबियंस जैसे कि मेंढक आपके हाइबरनेशन में जब जाते हैं तो ये स्किन से, अपनी त्वचा से रिस्पायर करते हैं, और जब जमीन पर होते हैं तो लंग्स यानी फेफड़ों से रिस्पायर करते हैं, और जब गिल्स यानी कि आपके पानी में होते हैं तो गलफड़ों से सांस लेते हैं। रेप्टाइल्स यानी सरीसर्प, रेप्टाइल्स यानी कि आपके सरीसर्प, सरीसर्प अरे भैया रुक जाए एक सेकेंड, लिखने भी दे। ठीक है, सरीसर्प किससे बच्चा, यही होती है इसमें बोर्ड में ना कई बार। देख लेंगे भाई। चलिए, क्या बच्चे आपके सरीसर्प यानी कि रेप्टाइल्स लंग्स यानी कि फेफड़ों से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं, यानी जब ये आपके किस में होते हैं, एक्टिव फॉर्म में होते हैं। मैमल्स यानी कि जो स्तनपाई होते हैं या जो स्तनधारी होते हैं, भाई हम लोग तो किससे लेते हैं, हम लोग मैमल्स में आते हैं, तो हम लोग लंग्स यानी फेफड़ों से सांस लेते हैं। देखो रेप्टाइल्स को हाइबरनेशन में हम इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी, बट सबको नहीं कर सकते, यहाँ एक्सेप्शन बहुत ज्यादा आपके बन जाते हैं।
तो रेप्टाइल्स के लिए इसलिए बच्चा मैंने स्किन वाला ऑप्शन आपका नहीं रखा है, वो स्पेशली आपका एम्फीबियन वाला ही केस होता है। चलिए नेक्स्ट, मैम हमारे शरीर में एक बात बताइए, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें कौन कौन से ऑर्गन है? तो नोटिस करते हैं, देखो सबसे पहले आपके नाक के छेद है ना, ये एयर अंदर लेके जाएंगे। दूसरा आपका मुंह, यहाँ से आपकी एयर अंदर जाएगी और कहाँ जाएगी, छोड़ दो यार पिक्चर में क्या बना है, आप ऐसे देखो, यहाँ से कहाँ जाएगी एयर, आपके ट्रैकिया में। कहाँ जा रही है? ट्रैकिया। यहाँ एक सांस की नली जिसको हम बोलते हैं ना, श्वास नली यानी सांस की नली में। अब ये जो सांस की नली है, फेफड़े कितने हैं आपके? 2 हैं, तो देखो ये आपकी डिवाइड होगी। ये सांस की नली जैसे ही आपके यहाँ से फेफड़े शुरू हुए, ये तुरंत डिवाइड हो जाती है ना, और फिर कहाँ आपके फेफड़ों में एक जाल की तरह बिखर जाती है। बस वही हमें समझना है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले नजाल कैविटी होती है, यानी नासा छिद्रा होती है। क्या होती है आपकी? नासा छिद्रा यानी नजाल कैविटी होती है, ठीक है। और आपका फेरिंग्स जो है आपका, फेरिंग्स जिसको हम आपका ग्रसनी बोलते हैं, ठीक है, ये कॉमन पाथ होता है। इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में वो कौन सा लास्ट पॉइंट है जहां पर फूड पाइप और विंड पाइप एक दूसरे से जुड़ती है। तो जहां फूड पाइप और विंड पाइप एक दूसरे से देखो जुड़ रही हैं, ये है फेरिंग्स, ग्रसनी। इसके जस्ट नीचे होता है लैरिंग्स यानी ध्वनि यंत्र। ध्वनि यंत्र, इसी से आवाज बनती है हमारे शरीर में, जो हम साउंड एंड वेव में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका? लैरिंग्स यानी कि ध्वनि यंत्र। इस ध्वनि यंत्र में बच्चा आपका क्या होता है? इस ध्वनि यंत्र में आपका यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये है आपका क्या? ट्रैकिया। ये है आपका ट्रैकिया यानी श्वास नली, जो मैंने अभी आपको बताई थी। अब ये श्वास नली को ध्यान से देखो, यही आपकी डिवाइड हुई है। यही श्वास नली है बच्चा जो आपकी देखो यहां से एक आ रही थी और ये हो गई अब आपकी डिवाइड। जैसे ही ये डिवाइड हुई तो इसके फर्स्ट डिवीजन को, जैसे पेड़ डिवाइड हो गया हो ऐसे ना, इसके फर्स्ट डिवीजन को ब्रोंकाई यानी वायु कोष्ठक बोलते हैं। वायु कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। इसी के बच्चे जैसे पेड़ जैसी शाखाएं होती हैं, ये देखिए ये पेड़ जैसी बच्चा आपकी शाखाएं हैं। इन पेड़ जैसी शाखाओं को फिर यही डिवाइड हो रहा है, ट्रैकिया ही डिवाइड हो रहा है, ब्रोंक्लीज वायु नलिका कहा जाता है। वायु नलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु नलिका कहा जाता है। फिर क्या होता है? यहां पर लाखों की संख्या में, यहां पे ना लाखों की संख्या में, और ये ट्रैकिया का ही डिवीजन है सब, आपकी अंगूर के गुच्छे नुमा संरचना होती है। ये बाहर नहीं निकलती, मैंने समझाने के लिए बनाया है। लाखों की संख्या में अंगूर के गुच्छे नुमा संरचनाएं होती हैं, जिनको एल्वेलीज यानी कुपिका कहा जाता है। जिनको एल्वेलीज यानी कि आपका कुपिका कहा जाता है। तो ये सारा का सारा सिस्टम मिलकर हमारे शरीर में क्या बनाता है मैम? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है, श्वसन तंत्र बनाता है। एक और मेन इंपोर्टेंट आपका ऑर्गन है क्या? ये सी शेप में, डोम शेप में जो बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, ये है डायफ्राम। ये क्या है आपका मैम? ये है डायफ्राम। और आपको पता है यही वो डायफ्राम है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को सेपरेट करता है। ये कभी आपस में मिक्स नहीं होते। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग ही रहेगा, ये डायफ्राम। तो यहां पर आपका एक सी शेप ऐसे देखो, अगर आप अपने लंग्स और पसलियों की शेप देखोगे ना, तो देखो वो यहां से ऐसे सी शेप में मुड़ रही है ना। तो ये बच्चा यहां पर आपका एक ऑर्गन होता है सी शेप में। जैसे मान लिया, ठीक है, मैंने ऐसे सांस लिया तो अभी क्या, मेरे लंग्स पूरे एकदम फैल गए होंगे, तो ये क्या हुआ होगा? ये सारा प्रेशर पड़ा होगा मेरे डायफ्राम पर। तो इस केस में जैसे ही मैंने सांस अंदर ली ना, डायफ्राम डोम शेप है तो ये ऐसे फ्लैट हो जाता है ना। देखो इस पर ऐसे प्रेशर पड़ा, प्रेशर पड़ा, प्रेशर पड़ा, प्रेशर पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। भाई मान लिया, देखो ये एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं इसको, देखो ठीक है, ऐसे देखो ये कि भाई ये जो है बच्चा आपका यहाँ पर, ठीक है, एक लाइट है ऐसे, मतलब टेबल लाइट है ऐसे है, ठीक है, हमारी बॉडी में। अब यहां से देखो मान लिया मैं प्रेशर डाल रही हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे तो खैर थोड़ा वैसे है, नीचे सपोर्ट मुझे इसको देना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे सपोर्ट दे देती हूँ मैं, ठीक है। अब देखो मान लिया मैं यहाँ से इसमें आपका प्रेशर डाल रही हूँ, तो देखो ये क्या होगा? ये सबसे पहले इसकी टेंडेंसी होगी कि ये ऐसे था और ये ऐसे हो जाएगा, है ना, ये ऐसे सपाट हो जाता है। मतलब ऐसे समझो कि ये ऐसे था, मुड़ा हुआ, और जैसे ही ऊपर से यहां से प्रेशर पड़ा तो ये आपका ऐसे हो जाता है सपाट, ठीक है। ये होता है हमारी बॉडी के अंदर क्या बच्चा? आपका डायफ्राम। ये होता है क्या बच्चा? हमारी बॉडी के अंदर डायफ्राम। चलिए
अब ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ब्रोंकलीज, एल्विलीज ये बॉडी में हमारी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछता है आपका एग्जामिनर कि एक बात बताओ, हमारे जो ये लंग्स है ना, इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है ना, जैसे हार्ट के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, तो इस लेयर का नाम क्या है? तो इस लेयर का नाम है प्लूरा। इस लेयर का नाम क्या है बच्चा? आपका प्लूरा। लेकिन आपको पता है इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्लूरा जो है ये खुद अपने आप में 2 लेयर से मिलकर बनी है। ये जो प्लूरा है ना, ये खुद अपने आप में 2 लेयर से मिलकर बनी है। इसका जो ये आउटर पार्ट है ये होता है पैराइटल प्लूरल, और इसका जो ये अंदर वाला हिस्सा है ये है विसरल प्लूरा। पैराइटल और विसरल बस आप लोगों को याद रखना है। बाई चांस पूछ ले तो कि भाई ये जो आपकी प्लूरा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लूरा मेम्ब्रेन है ये खुद अपने आप में 2 लेयर से मिलकर बनी है। प्लूरा झिल्ली जो है ये आपकी, ये खुद 2 लेयर से मिलकर बनी है, विसरल और पैराइटल से। और इन दोनों के बीच में ना यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है। यहाँ पर आपका एक फ्लूइड भरा होता है, और इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। इस फ्लूइड को प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। प्लूरल फ्लूइड यानी प्लूरल द्रव इसको कहा जाता है। ठीक है, प्लूरल द्रव जो है बच्चा हम लोग इसको आपका बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई ये आपकी प्लूरा मेम्ब्रेन हो गई जो हमारे किसके ऊपर पाई जाती है? आपकी फेफड़ों के ऊपर पाई जाती है, यानी कि आपके लंग्स के ऊपर पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में आखिरकार लंग्स का मैम काम क्या है? इतनी देर से हम समझ रहे हैं कि भाई ये जो लंग्स है ये आपके ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं, एयर अंदर लेकर जाते हैं, लेकिन मैम एक कोई फिक्स काम क्या है? मतलब ऐसा क्या है कि जो लंग्स के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, है ना? कुछ कनेक्शन ऐसा तो निकल के आना चाहिए ना। ऑक्सीजन तो ठीक है, समझ में आ गया, वो कैसे यूज हो रही है, क्या काम है? तो हमारे शरीर में आप लोग पहली बार सुनोगे ब्लड को प्योर करने का यानी खून को शुद्ध करने का कार्य किसका होता है? खून को शुद्ध करने का कार्य किसका होता है बच्चा? आपके लंग्स का होता है, यानी फेफड़ों का होता है। ब्लड को प्योरिफिकेशन यानी ब्लड के प्योरिफिकेशन का कार्य किसका होता है? ब्लड के प्योरिफिकेशन का कार्य किसका होता है? तो आप आंसर लगाओगे कि मैम प्योरिफिकेशन का कार्य, शुद्ध करना किसका कार्य होता है? मैम लंग्स का होता है, फेफड़ों का होता है। ठीक है, क्लियर? अब आपकी ये वो टिपिकल पिक्चर है जो आप लोगों के किताबों में बनी होती है, जो आप लोगों को समझ नहीं आती, बट लेकिन उससे पहले एक बार बताएंगे। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। चलिए भाई, ठीक है, क्लियर हुआ। अब चलो इस किताब वाली पिक्चर को समझते हैं। देखो ये बहुत आसान है, आप लोग वैसे ही इसको देख के डर जाते हो, घबरा जाते हो। क्या है? हमारी बॉडी में टिश्यूज होते हैं भाई, सिंपल सी बात है। हमारे शरीर के ऊतक है जिनमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। भाई हमारी बॉडी में सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है ना, कोशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। अब वो कोशिकाओं से कहाँ आएगी? टिश्यूज में आएगी। टिश्यूज के अंदर ब्लड भी है, टिश्यूज के अंदर, क्योंकि हर एक सेल तक ब्लड जाना है। तो कोशिका के अंदर क्या है भाई? आपका बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ऐसे समझो टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ जाएगा बच्चा? देखो मैंने आप लोगों को हार्ट वाले चैप्टर में बताया होगा, है ना, कि भाई ये वाला जो आपका ब्लड है ये हमारे हार्ट के राइट साइड में जाएगा। किसके जरिए जाएगा? किसके जरिए? कौन लेके जाती है? पल्मोनरी, आपकी नहीं, कोई भी आपकी बॉडी की जो वेने का मैंने आपको बताई थी ना, वीन्स,
वीन्स है आपकी बॉडी की जो कहाँ पहुंचाएंगी, इस हार्ट के पास में इम्प्योर ब्लड को पहुंचाएंगी। ठीक है, अब ये इम्प्योर ब्लड हार्ट के पास पहुंच गया, अब यहाँ कनेक्टेड मिलेगी इसको, जो नीचे वाला आपका चैम्बर है ये, यानी कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। देखो पल्मोनरी आर्टरी मैंने आपको बताया था शॉर्ट में हार्ट वाले चैप्टर में, ये ब्लड को कहाँ लेकर जाएगी, ये ब्लड को लेकर जाएगी बच्चा किसके पास में, आपके लंग्स के पास। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड वाले चैप्टर में भी बताया था कि एक एक्सेप्शन होती है, ये आपकी एक अपवाद होती है। देखो ये ब्लड को कहाँ लेकर जा रही है, लंग्स के पास। अब लंग्स में इसको मिलेंगी एल्वेलीज यानी कुपिकाएं। अब देखो कुपिकाएं कैसे काम करती हैं हमारी बॉडी में। मान लीजिए ये कोई आपकी एक कुपिका है, मान लीजिए ये कोई बच्चा आपकी कुपिका है, ये है आपकी ट्रैकिया यानी श्वास नली, ये है बच्चा क्या आपकी ट्रैकिया यानी श्वास नली, और ये है बच्चा क्या आपका ब्लड। ये पल्मोनरी आर्टरी है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड है यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ज्यादा है और ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर है। और ये ट्रैकिया से आ रही है एयर, और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम है और ऑक्सीजन भर भर के है, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है। अब जैसे ही एल्वेलीज के पास में ये आपका ब्लड गया, इस ब्लड में क्या है, आरबीसी है, ब्लड में क्या है, आरबीसी है, क्योंकि एट दी एंड इसको ही काम करना है ना ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का। तो आरबीसी को जैसे ही ऊपर से दिखी एयर आ रही है, ये दोनों यहां करेंगी आओ बहन चुगली करें, क्या करेंगी, आओ बहन चुगली करें। यानी ये जो बच्चा आपकी आरबीसी है, ये फटाक से जैसे ही ऑक्सीजन को देखा है ना, जीभ लपलपाई, जीभ लपलपाई यानी इसने तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल फेंका कि हट मुझे तेरी जरूरत नहीं है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को इसने तुरंत बाहर निकाल फेंका और ऑक्सीजन को अडॉप्ट कर लिया। तो ये काम किसमें हो रहा है, हमारे शरीर में जो लाखों में एल्वेलीज पाई जाती हैं, है ना, लाखों में एल्वेलीज इसलिए पाई जाती हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपका सरफेस एरिया मिल सके। बहुत पतली पतली नलिकाएं होती हैं आपकी वहां पर, है ना, ब्लड वेसल्स बहुत पतली पतली होती हैं, बहुत बड़ा सरफेस एरिया, अगर खोल के देखोगे ऐसे बिछाओगे तो बहुत बड़ा सरफेस एरिया आपका निकल के आएगा, है ना। तो ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा से ज्यादा ब्लड आपका प्योर हो सके। तो हुआ क्या भाई, आपका ब्लड प्योर हो गया। अब ब्लड तो प्योर हो गया, अब इसको ले जाएगी कौन, अब आएगी पल्मोनरी वीन, जो मैंने आपको दूसरा एक्सेप्शन बताई थी, पल्मोनरी वीन यानी फुसफुसिया सिरा। अब ये बोलेगी ठीक है भाई ब्लड प्योर हो गया यानी ऑक्सीजन मिल गया खून में, चलो मैं चलती हूँ, है ना, है ना, अच्छा तो अब चलते, है ना, गनी कैसे, अच्छा तो हम चलते हैं, यही तो है ना गाना, कैसे है यार, एक तो मेरे को गाने याद नहीं होते। अच्छा तो अब चलते हैं, चलो ठीक है गाने को भी हटाते हैं, ठीक है। तो भाई ये क्या है आपका, ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर यानी शुद्ध रक्त को लेकर पल्मोनरी वीन चल पड़ी, और किसके पास आई, आना इसको भी हार्ट के पास है। इन दोनों की डेस्टिनेशन क्या है ना, हार्ट ही है। ये प्योर करके ब्लड को लेके आई हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट से गया ऑरिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में मिला आयोटा वॉल्व जो आयोटा महाधमनी से कनेक्टेड था, और आयोटा से फिर बहुत सारी आर्टरीज कनेक्टेड होती हैं। मान लीजिए ये वही वाली आपकी एक आर्टरी है कि जहां से इम्प्योर ब्लड गया था, देखो वहीं प्योर ब्लड आ गया। यानी यूं समझिए, जो मैंने आपको ब्लड वाले चैप्टर में बताया था कि हमारे शरीर में ना बहुत सारी नर्व्स का जाल बिछा हुआ है, नस कह देते हो जिसको आप लोग आम भाषा में। एक तरफ से आपका इम्प्योर ब्लड आ रहा है, दूसरी तरफ से आर्टरीज है जो प्योर ब्लड है ना। वीन्स इम्प्योर ब्लड लेके जा रही हैं, आर्टरीज है जो प्योर ब्लड लेके आ रही हैं। बस यही हमारी बॉडी में हर समय हो रहा है। ये हर एक जो सांस हम ले रहे हैं, सोचो हमारी बॉडी कितना काम करती है। इस एक बार के सांस लेने में हमारी बॉडी कितना सारा काम करती है, ये हर समय हमारी बॉडी में आपका काम हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपका 2D डायग्राम भी बना दिया। सबसे पहले एयर नजाल होल यानी नासा छिद्राओं में जाएगी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया के पास गई थी, फिर ब्रोनकाई के पास, फिर ब्रोनक्लीज के पास, फिर एल्वेलीज के पास में, फिर गैसेस का एक्सचेंज हुआ है एल्वेलीज में, फिर पल्मोनरी वीन आई, और फिर हार्ट के लेफ्ट ऑर्टिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, और लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा, और आयोटा से फिर बहुत सारी आर्टरीज आपकी कनेक्टेड होती हैं। और ये पूरा 2D डायग्राम मैंने आपका बना दिया कि किस तरह से हमारे शरीर में एयर एंटर करती है और खून शुद्ध होता है, और फिर वापस आपका आगे सप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आया। चलिए अब हालांकि ये चीज मैं आपको ब्लड वाले चैप्टर में भी करा चुकी थी कि जो ऑक्टोकैम्पस नहीं, ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है हीमोसाइनिन के कारण, क्योंकि साइनिन का मतलब है कोबाल्ट धातु इसके अंदर उपस्थित होता है।
और कॉकरोच के खून का रंग सफेद होता है, हीमोलिम्फ। कॉकरोच को मारते हो जो सफेद सफेद निकलता है ना, वो उसका खून ही है, हीमोलिम्फ है उसके अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी हेल्दी पर्सन के जो लंग्स होते हैं, जो आपके फेफड़े होते हैं, उनका कलर क्या होता है? जो लंग्स होते हैं, जो आपके फेफड़े होते हैं, उनका कलर क्या होता है? तो आप आंसर करेंगे पिंक कलर होता है, लाल नहीं होता। हेल्दी पर्सन है, जैसे मान लिया कोई एकदम जम्मू एंड कश्मीर का बंदा है जो कभी आया ही ना हो दिल्ली एनसीआर, सही बता रही हूँ, जो बंदा कभी कोई दिल्ली एनसीआर आया ही ना हो, है ना, सिगरेट शराब कुछ ना पीता हो, नेचुरल वही पहाड़ों वाली लाइफ अपनी वो जीता हो, पहली बात तो जिंदगी बहुत ज्यादा होगी उसकी, हमारे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इम्यूनिटी होगी, बहुत अच्छी बॉडी की, बीमार नहीं पड़ेगा वो आपका, है ना। तो ये बहुत, देखो सिंपल सी बात है यार, हम जितनी प्रकृति के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम बीमारियां लेके आ रहे हैं। जैसे जापान, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, कंट्री जापान है या जर्मनी है, जहां तक मुझे याद आ रहा है जापान है। जापान में आप लोगों को पता होगा कि बहुत ज्यादा सुनामी आती है, मतलब बहुत ज्यादा रिस्की एरिया है, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन ही वो है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या कुछ नहीं करता, ठीक है, और डेवलपमेंट में कोई किसी से पीछे नहीं है। लेकिन जापान की एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है? और जापान में एक और चीज है, जापान का फर्नीचर बहुत अच्छा होता है। फर्नीचर मतलब पेड़ कटेंगे, है ना, लेकिन जापान में ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है कि वो पेड़ों को जड़ों से नहीं काटते, वो फर्नीचर भी बनाएंगे लेकिन पेड़ जड़ से नहीं कटेंगे। वो क्या करते हैं कि ऐसे पेड़ लगाते हैं जिनकी ब्रांचेस बहुत मोटी होती है। जैसे मान लिया हमारे यहाँ कोई बहुत पुराना नीम का पेड़ है, देखा ना, उसका एक गुद्दा जो होता है, एक ब्रांच ही बहुत मोटी हो जाती है, उसे काटेंगे क्योंकि ब्रांच जो है वो रीग्रो हो जाएगी, वो बढ़ा लेगी खुद को 5 साल में 10 साल में। लेकिन जो पेड़ अगर जड़ से काट दिया तो फिर वो गड़बड़ है। तो बहुत सारी टेक्निक है, ना जाने ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो जापान जैसे देश हैं जो खुद के एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए लगातार उसमें कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग डेवलपमेंट के पीछे जंगलों को काटने पर तुले हुए हैं। वजन की यदि बात करूं तो 1.2 से लेकर 1.5 kg तक हो सकता है, ठीक है, किसका बच्चा? आपके फेफड़ों का वजन। अगर मैं बात करूं कि कोई इंसान अगर सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है ना, यदि मान लीजिए आप सिगरेट पीते हो, स्मोकिंग करते हो, तो डॉक्टर को कैसे पता लग जाता है? डॉक्टर तो जीभ देख के बता देता है कि स्मोक करता है कि नहीं करता बंदा, है ना। तो ये क्या होता है, उसके लंग्स का कलर निकलता है ब्राउन कलर, चॉकलेट कलर जो होता है ना, जैसा वैसा सा उसके लंग्स का कलर निकलता है। अच्छा, लैरिंग्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्वनि यंत्र से। ध्वनि यंत्र से आपका क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़कों की आवाज आपने देखी होगी, मोटी होती है, भारी होती है ना, लड़कियों की आवाज बारीक सुरीली। इसका रीजन पता है क्या? आप ध्यान से देखो, ये लैरिंग्स जो है, ये लैरिंग्स 5 मिलीमीटर छोटा होता है लड़कियों में, जो मैं डिटेल में आपको साउंड वाले चैप्टर में बताऊंगी कि क्यों होता है। अभी सिर्फ इतना देख लीजिए कि आपका जो लैरिंग्स है वो लड़कियों में 5 मीटर छोटा होता है लड़कों के मुकाबले, इसीलिए लड़कियों की जो आवाज है वो बारीक और सुरीली निकलती है। एक और चीज, एडम्स एप्पल, क्या बच्चा आपका? एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल जो है बच्चा, ये सिर्फ आपका लड़कों में पाया जाता है, ये सिर्फ आपका लड़कों में ही पाया जाता है, जिसको हम कंठ बोल देते हैं, है ना, आम भाषा में जिसको कंठ बोल देते हैं। लड़कियों को देखो एडम्स एप्पल नहीं होता, गला स्ट्रेट होता है, लेकिन लड़कों का यहाँ पर एक उभरी हुई सी संरचना होती है। तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। लैरिंग्स का साइज बड़ा होता है, थायराइड की शेप थोड़ी सी अलग होती है ना, कार्टिलेज की शेप थोड़ी सी अलग अलग होती है, बट वो कोई हड्डी नहीं होती, ये क्लियर करेंगे, वो कोई हड्डी नहीं होती है, उसको एडम्स एप्पल कहा जाता है, जो सिर्फ लड़कों में होता है। रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है? श्वसन दर क्या होती है? किसके अंदर कितनी श्वसन दर होती है? आजकल ये भी बड़ा पार्ट आपका पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर। तो बच्चों में जो आपका रेस्पिरेटरी रेट होती है, श्वसन दर होती है, वो 20 से 30 पर मिनट। बस बच्चे हमसे ज्यादा बार सांस लेते हैं, हार्ट बीट भी हमसे ज्यादा होती है। अडल्ट यानी वयस्क में, अडल्ट यानी कि वयस्क में होती है 12 से 15। किस इंस्ट्रूमेंट से हम सांस को नापते हैं? उसको स्पायरोमीटर कहते हैं, श्वसन तंत्र। दिमाग का कौन सा हिस्सा है? तो बताया था ना, पोन्स वेरियोलाई है जो सारी चीजों को आपका कंट्रोल करता है। तो पोन्स वेरियोलाई कंट्रोल करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लोंगाटा। और एक और चीज बता देती हूं, आपका एग्जामिनर कुछ भी लिख देता है इन सब चीजों को,
मतलब उसके हिसाब से ये छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करती हैं। वो क्या बोलेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को दिमाग का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है, ऑप्शन में दे देगा हिंड ब्रेन, लिखेगा ही नहीं पोन्स वेरियोलाई या मेडुला, वो हिंड ब्रेन देगा। रेस्पिरेशन को दिमाग का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है, हिंड ब्रेन, या रेस्पिरेशन को लिख देगा पोन्स वेरियोलाई और रेस्पिरेटरी सिस्टम को लिख देगा मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो इस तरह की उल्टी सीधी चीजें पीछे आप आपको पेपर में अपने मिल सकती हैं। एक चीज याद रखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी वॉलेंटरी या इनवॉलेंटरी फंक्शन होते हैं सबको हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। बस इन शॉर्ट आप इतना जरूर दिमाग में याद रखना। चलिए, एक टर्म होती है यूपेनिया। यूपेनिया, अब ये क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग में कि यूपेनिया किससे संबंधित है, तो बच्चों को लगा भाई कोई ना कोई बीमारी ही होगी, क्योंकि उससे पहले जो आपका ऑप्शन लिखा हुआ था ना एनालॉजी में, वो एक बीमारी थी, तो बच्चों को लगा ये भी कोई बीमारी ही होगी। तो यूपेनिया का मतलब होता है नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, कोई बीमारी नहीं होती। अगर मैं 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस ले रही हूं तो इसी टर्म को यूपेनिया कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं होती है, नॉर्मल सामान्य ब्रीदिंग रेट को ही, सामान्य ब्रीदिंग रेट को ही क्या कहते हैं, यूपेनिया कहते हैं। हाइपोनिया का मतलब होता है जब कोई इंसान, हाइपोनिया, हाइपोनिया का मतलब होता है जब कोई इंसान 1 मिनट में 10 से कम बार सांस लेता हो। हाइपरनिया क्या बच्चा आपका, हाइपरनिया जब कोई इंसान 1 मिनट में 15 से ज्यादा बार सांस लेता हो। हाइपोक्सिया क्या बच्चा आपका, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया जब आपके इंसान को बहुत कम ऑक्सीजन है उसमें रिस्पायर करना पड़े, कोई भी जीव है तो उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। मेनली ये टर्म ह्यूमंस के लिए यूज की जाती है, बस इसलिए इंसान में थोड़ा ज्यादा बोल रही हूँ। एनोक्सिया बिना ऑक्सीजन के तो जिंदा ही नहीं रहेगा, है ना, जिंदा ही नहीं रह पाएगा। तो एनोक्सिया आप लोग टर्म याद रखेंगे कि जो एनोक्सिया होता है वो एनोक्सिया होता है बिना ऑक्सीजन के। एनोक्सिया, ओक्स एन, एंड हो गई यानी कि आपकी ऑक्सीजन खत्म हो गई है, ठीक है। एम्फीसीमा, एम्फीसीमा, एम्फीसीमा क्या है, जो लोग स्मोक करते हैं यानी जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके लिए अलर्ट है। ये बीमारी अधिकतर सिगरेट पीने वाले बच्चों के अंदर ही देखी जाती है, क्योंकि सिगरेट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं भाई जो हमारी बॉडी, और एक और चीज है, जो सिगरेट पी रहा है ना उससे ज्यादा खतरनाक होता है जो सिगरेट पी रहा है उसके पास खड़ा हुआ है। वो तो फिर भी इतना धुआं बॉडी के अंदर नहीं लेके जा रहा जितना आपके मुंह पे छोड़ रहा है। तो कितनी भी गहरी पक्की यारी क्यों ना हो भैया, यारी अपना अपनी जगह है। सिगरेट पीने जा रहे हो, मैं साथ नहीं चलूंगा या नहीं चलूंगी। अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, किसी भी सिगरेट वाले के पास मत खड़े हुई, कोई टशन मारने की, कोई यारी दोस्ती दिखाने की जरूरत नहीं है। जब फेफड़े खराब हो जाएंगे ना तो कोई यार दोस्त तुम्हें अपने फेफड़े देने नहीं आने वाला है, ठीक है। तो स्मोकिंग क्या होती है भाई, एल्वेलीज के अंदर आपके पोर्स बना सकती है। एम्फीसीमा में क्या होता है, एल्वेलीज यानी कुपिकाओं में छोटे छोटे छेद बनने शुरू हो जाते हैं। कुपिका के अंदर छोटे छोटे आपके छेद बनने शुरू हो जाते हैं, क्लियर। इस बीमारी को एम्फीसीमा बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, निमोनिया। निमोनिया क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है जिसको हम डिजीज में डिस्कस करेंगे। बस इतना समझ लीजिए अभी कि इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन पूरा नहीं होता। दूसरा अस्थमा, अस्थमा जिसको दमा कहा जाता है, अस्थमा जिसको दमा बोलते हैं, एक फंगस, एक कवक के कारण होने वाली बीमारी है और ये भी हमारे रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को आपकी डिस्टर्ब करती है। देखो ये सारी वो बीमारियां हैं जो श्वसन तंत्र को इफेक्ट करती हैं। तो बाई चांस यही क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र को इफेक्ट करती है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली बीमारी है हे फीवर। हे फीवर जो है इसके बहुत अलग अलग रीजन होते हैं, है ना, इसके बहुत अलग अलग रीजन होते हैं। जैसे कुछ लोगों की नजाल कैविटी में, नाक के अंदर अगर पोलन ग्रेन, पराग कण चले जाएं, है ना, फूल सूंघते ही आपने देखा होगा कुछ लोगों को छींक आनी शुरू हो जाती है ना, कुछ लोगों को गेंदे के फूल से, गुलाब के फूल से एलर्जी होती है ना, वो गए थोड़ी सी भी उनको खुशबू आई, धे छींक धे छींक धे छींक। बहुत सारे लोगों को धूल मिट्टी से होती है, वो एलर्जी अलग चीज है। लेकिन स्पेशली अगर पोलन ग्रेन के कारण आपको जुकाम हुआ है, थोड़ी देर जुकाम होगा, फिर सर दर्द भारी होगा, फिर नाक से ऐसे टप टप पानी बहना शुरू हो जाएगा जिसको हम लोग रनी नोज बोल देते हैं, है ना, फिर क्या होगा आपका गले में ऐसे लगेगा खर 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 म्यूकस, है ना। आप देख सकते हो अलग अलग रीजन है। देखो यहाँ जैसे फूलों वाली है
है ना। यहाँ पर क्या है कि किसी स्पेशल पेड़ के कारण कुछ खा लिया या कुछ उसके आसपास ज्यादा रहे तो खकर हो गया। फिर इसको देखो, इस वाली औरत को देखो, साइनस प्रेशर एंड हेडेक, सर दर्द और आपका ऐसा लगता है कि नाक वाला हिस्सा फट जाएगा, तो ये भी किसी पेड़ पौधे के आसपास इसको कोई ये है दिक्कत, है ना। ये घास के आसपास, तो मतलब सिंपल सी बात है कि डार्क अंडर आई सर्कल, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं आपके, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है जिससे ऐसे लगता है जुकाम बुखार हो गया है। अगली बीमारी है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, टीबी, जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं और हिंदी में इसको क्षय रोग कहा जाता है। आज हिंदी मीडियम वाले बच्चों की सारी शिकायतें खत्म हो गई होंगी, बिल्कुल एक एक शब्द मैंने हिंदी में लिखा है आज तुम्हारे लिए, है ना। ट्यूबरक्लोसिस जिसको क्षय रोग हम लोग बोलते हैं, ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाली बीमारी है। तो बीमारियां भी पढ़ाऊंगी डिटेल में, आराम से 3-4 दिन पढ़ेंगे। तो जीवाणु, और कौन सा जीवाणु, MTB, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। वैक्सीन कौन सी है, BCG वैक्सीन है। वैक्सीन कौन सी लगाई जाती है, BCG वैक्सीन जो है बच्चा ये आपकी लगाई जाती है। BCG, बैसिलस कैलिमेट ग्यूरिन, बैसिलस कैलिमेट ग्यूरिन, ठीक है। चलिए, अब टीबी के आपके सिम्टम्स बहुत लोगों को अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को कफ के साथ में खून, शरीर की थकावट, टायर्डनेस, छाती में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होनी, रात में सोते हुए बहुत ज्यादा पसीने आना, अचानक से वजन का कम होना, बार बार बुखार आना। जरूरी नहीं है कि खांसते समय आपको खून ही आए, या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, बहुत फैल गया है आपके बॉडी के अंदर अगर टीबी, तो जॉइंट डिस्ट्रक्शन, यानी आपके जो हाथ पैर है वो ऐसे से, मतलब जैसे दिख रहा है ना, ये यहाँ पे देखो ऐसे से आपके दिखाई देंगे, ठीक है। इसके अलावा इम्पेयर्ड किडनी फंक्शंस, किडनी ढंग से काम नहीं करेंगी। मैनेंजाइटिस, कुछ लोगों को दिमाग की लेयर में सूजन आनी शुरू हो जाती है। एंड इम्प्रॉपर हार्ट फंक्शन, इम्प्रॉपर हार्ट फंक्शन यानी हार्ट फटीग भी हो सकता है। तो ये सारे टीबी के आपके लक्षण होते हैं। एक और बीमारी है जो हमारे लंग्स को घेरती है, वो है व्हाइट लंग्स डिजीज। जो लोग कॉटन या पेपर की फैक्ट्री में, जो सफेद रंग का पेपर होता है ना, वो पेपर की फैक्ट्री में यदि आप कागज बनाने की या रुई बनाने की या सफेद कपड़े बनाने की, कोई भी इनमें से आपकी फैक्ट्री हो सकती है, इस जगह अगर आप काम करते हैं, पेंट की फैक्ट्री हो सकती है जहाँ सफेद पेंट बनता हो, तो धीरे धीरे आपके जो लंग्स है वो पिंक से सफेद होने शुरू हो जाते हैं और इस बीमारी को व्हाइट लंग्स डिजीज बोलते हैं। ब्लैक लंग्स डिजीज आपके क्या होते हैं, ब्लैक लंग्स डिजीज जो सीमेंट और कोयले की फैक्ट्री में, जो सीमेंट और कोयले की फैक्ट्री में बच्चा आपके कार्य करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि उनके जो लंग्स हैं वो ऐसे काले पड़ जाते हैं, वो ऐसे काले पड़ जाते हैं। सीमेंट और कोयले की फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों की लाइफ भी बहुत कम होती है, उनकी लाइफ मतलब उनकी जो सेल्स है वो हमसे ज़्यादा बूढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर बीमारी भी नहीं होगी तो वो ज़्यादा लंबे, मतलब उम्र से पहले ही बूढ़े दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से उनके जो लंग्स हैं ऐसे ही दिखते हैं। पता है हमारे लंग्स रियल में भी ऐसे ही दिखते हैं। ये आपका राइट लंग है जिसमें 3 लोब होते हैं, ध्यान से देखो, 1, 2 और एक ये पीछे वाला 3, क्लियर 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। और जो आपका लेफ्ट वाला होता है इसमें सिर्फ आपके 2 ही लोब होते हैं, एक पीछे की तरफ है, आपका दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर इसको हम 2 हिस्सों में अलग अलग बच्चा आपके तोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे से ही होते हैं बिल्कुल आपके लंग्स, ये मैंने रियल पिक्चर ही लगाई है। तो ये ब्लैक लंग्स आपकी डिजीज होती है, ठीक है। चलिए, एक और चीज है, आजकल ना एक बड़ा फैशन चला है कि कुछ लोगों को ना नाक हमेशा क्लीन रखनी है, म्यूकस नहीं रहना चाहिए, नाक में मलगम नहीं रहना चाहिए। नाक के बालों को लड़कियां छोड़ो, लड़कों ने वैक्स कराना शुरू कर दिया है। इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत सारे हवा में ना वायरस और बैक्टीरिया हैं, और आपकी नाक के अंदर यदि बाल है तो आपको पता है बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया को ये रोक लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाने देते। अब ऑब्वियसली किसी नाक से यहाँ तक आपके बाल आ रहे हैं तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, डेफिनेटली नहीं लगेंगे। आप ट्रिम कर लीजिए बाहर से, है ना, कैंची से निकाल लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन अंदर के जो नाक के बाल हैं उनको वैक्स कराना बंद कीजिए, क्योंकि ये जो नजाल हेयर है, ये जो आपके नाक के बाल है ना, ये हमारी बॉडी में एयर फिल्टर के रूप में काम करते हैं, एयर को फिल्टर करके लेके जाते हैं, है ना। इनको सीलिया कहा जाता है, मेडिकल टर्म में हम इनको सीलिया बोलते हैं। छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को सीलिया ही बोलते हैं, वो चाहे बॉडी में कहीं भी पाए जाए। एयर फिल्टर, हवा को फिल्टर करने का काम करते हैं। जो म्यूकस होता है ना, जो मलगम होता है हमारी नाक में, है ना, आपने देखा है ना, अभी आपकी गर्म हवाएं चल रही हैं, अब बहुत तेज गर्म हवा यदि हमारी आई तो पता है ये म्यूकस क्या करेगा, ये म्यूकस इस एयर के टेम्परेचर को कम कर देता है,
थोड़ा ठंडा करके भेजता है हमारी बॉडी में, जिससे हमको लू लपट ना लगे, जिससे हमको लू लपट आपकी ना लगे। तो भाई मेरी तरफ से बच्चा ये चैप्टर हो चुका है आपका कंप्लीट। इसके देखो अगर मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूं तो बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन थे, मतलब मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं दिखेगी जो मैंने ना कराए हों, जो इस पीपीटी में ना इंक्लूड हो। बहुत रिपीटेड वही सेम क्वेश्चन थे और मुश्किल से 10 क्वेश्चन ही थे, है ना। तो इसलिए मैंने आज आपके इसमें क्वेश्चन नहीं ऐड किए हैं। तो होपफुली जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पढ़नी है, वो सब आपको क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों का क्या डाउट है। ठीक है, क्लियर जी। तब तक मैं आप लोगों की जो पीपीटी है इसको सेव कर लेती हूँ और शेयर कर देती हूँ। जो आपकी पीपीटी है मैं इसको सेव कर लेती हूँ, क्योंकि भाई पीपीटी भी तो आप लोगों को देनी पड़ती है ना। चलो हो गई भाई, ठीक है, ओके। तो चलिए भाई, अब आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।